સત્યમેવ જયતેમાં આજે એક એવા અધિકારી આપણા મહેમાન બન્યા છે કે જેઓ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં લોકપ્રિય થઈ ગયા છે. વર્ષ 2016ની બેચના આ ડાયરેક્ટ આઈપીએસ ઓફિસરનું નામ છે શૈફાલી બરવાલ, કે જેમણે નાનપણથી જ પોતાને આદર્શ બનાવ્યા હતા. પિતા પણ આઈપીએસ હોવાથી શૈફાલી બરવાલને અભ્યાસકાળ દરમિયાન જ સિવિલ સર્વિસીસમાં જવા માટે પિતા દ્વારા માર્ગદર્શન મળ્યું અને જોતજોતામાં શૈફાલી બરવાલે સફળતાના શિખરો સર કરી આઈપીએસ બનવાના સપનાને સાકાર કરી દીધું. આઈપીએસ શૈફાલી બરવાલે ચેન્નાઈની એસઆરએમ યુનિવર્સિટીથી બીટેક ઇન બાયોટેકનો અભ્યાસ કર્યો છે. વર્ષ 2016માં આઈપીએસ બન્યા બાદ શૈફાલી બરવાલે દાહોદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અનેક દિલધડક ઓપરેશન કરીને માથાભારે ગુનેગારોની જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે. એટલું જ નહીં, હાલ રાજ્યભરમાં માથાનો દુખાવો બનેલી ટ્રાફિકની સમસ્યાને નિવારવા તેઓ ગુજરાત પોલીસના સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાં એસપી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને રાજ્યની ટ્રાફિક પોલીસ સાથે સંકલન કરી ટ્રાફિક પોલીસને હાઈટેક બનાવવાની કામગીરીમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે. તો ચાલો સીધા જ વાત કરીએ નિડર મહિલા આઈપીએસ ઓફિસર શૈફાલી બરવાલ સાથે, કે જેઓ આજે સત્યમેવ જયતેના મંચ પર ખાસ મહેમાન બને છે. નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ સત્યમેવ જયતેમાં હું વિશાલ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું. કહેવાય છે કે નારી નારાયણી છે અને તેના અનેક રૂપ છે. ક્યારેક અધિકારી બનીને, ક્યારેક જજ બનીને, ક્યારેક ડોક્ટર બનીને, તો ક્યારેક શિક્ષક બનીને હંમેશા સમાજમાં કંઈક ને કંઈક પોતાની સેવા આપતી હોય છે. એવા જ એક અધિકારી આજે આપણી સાથે જોડાયા છે, જેઓ ગુજરાતના પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ એટલે કે એસટીબીમાં એસપી તરીકે ફરજ બજાવે છે. આપણી સાથે આજે જોડાયા છે શૈફાલી બરવાલ સાહેબ, કે જેઓ અત્યારે હાલમાં એસટીબીના એસપી છે. બરવાલ સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે અમારા શોમાં. બરવાલ સાહેબ, ખાસ કરીને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આપ જયપુરના છો, રાજસ્થાનથી બિલોંગ કરો છો, નાનપણ આપનું કેવી રીતનું હતું? અમારો જે પ્રોગ્રામ છે તેમાં દર્શકોને આપણે બતાવીશું કે જે આપનું બાળપણ હતું ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધીની આપની સફર, કે કેવી રીતે તમે એક સફળ अधिकारी बना. विशाल जी, मेरा जन्म तो जयपुर का है, पर मैंने जो अपना मेजॉरिटी ऑफ ईयर्स कह सकते हैं हमारे स्कूलिंग के, वो मैंने तेलंगाना, मेनली हैदराबाद में बिताए हैं. मेरे फादर भी आईपीएस ऑफिसर थे. वो उनका काडर एज तेलंगाना था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो तेलंगाना में बीता है. मेरी जो कॉलेज का जो टाइम है वो मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है. आपके फादर आईपीएस ऑफिसर थे, जैसे कि कहता है कि डॉक्टर का बेटा या बेटी होती है वो डॉक्टर होता है, शिक्षक का बच्चा होता है तो शिक्षक होता है. आपने भी बचपन से ही सोच बना ली थी कि आपको ये यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में जाना है? बचपन से सोच तो नहीं थी. 12वीं की कक्षा होने के बाद फिर मैंने इसको बहुत सीरियसली एक सोचा कि क्यों नहीं. ये मुझे जो ये प्रोफेशन हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत अपीलिंग लगता था, पर मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे 12वीं तक. आई वॉज अ कन्फ्यूज्ड टीनेजर, एज मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स आर, बट समहाउ समथिंग क्लिक्ड 12वीं के बाद. एंड फिर मेरा एक जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे ब्यूरोक्रेट ही बनना है. ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए आपने काफ़ी सारा सोचा होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक लेडीज़ हैं, और लेडीज़ के लिए काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं, क्योंकि समाज कहीं पे एक्सेप्ट नहीं करता है, कहीं समाज की रोक होती है, परिवार में से रोक होती है. परिवार को लेके आप बात की जाए तो कितना सपोर्ट मिला आपको और कैसे ये मुकाम हासिल किया? विशाल जी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ आई हैव सीन 2 पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड रहे हैं. मेरी जो मदर हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्कर थी. उसके साथ ही साथ मैंने उन्हें देखा है परिवार में हम लोगों का, हम 2 बहनें हैं, हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हुए. एट द सेम टाइम मेरे जो फादर थे, उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था. ही वॉज वेरी करियर ओरिएंटेड. उसके बावजूद ही यूज्ड टू टेक आउट टाइम फॉर अस. उसके बावजूद उनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है. तो मैं सच में ये बात कहूँ कि आई वॉज वेरी लकी कि मुझे उनसे 110% बिल्कुल एक सपोर्ट मिला है, कि मैं जो भी करना चाहती थी उसमें मुझे सपोर्ट मिला है.
आपको सपोर्ट मिला, आप 2016 की बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, आपने डायरेक्टली आईपीएस ऑफिसर को क्रैक किया, हैदराबाद से आपने ट्रेनिंग ली है। कैसा रहा आपका 2016 से लेकर 2023 तक का सफ़र? आपने कहाँ कहाँ पोस्टिंग ली? 2016 में जब ये एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद मुझे गुजरात का आर्डर मिला। उसके बाद मैं गुजरात में आई मेरे प्रोबेशन के समय। बहुत अच्छा टाइम बीता है, बहुत कोऑपरेशन मिला, बहुत एक अच्छी गाइडेंस मिली मेरे सीनियर्स से इन द काडर। बहुत कुछ और, जैसे एनपीए में जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो वो हमारे बेबी स्टेप्स होते हैं, तो सब कुछ हमें सिखाया जाता है। बट एक बार जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं काडर में आने के बाद, जब हमारी मेन जो एक होता है टेस्ट शुरू होता है लाइफ का, कि आपने जो सीखा उससे आप कितना लोगों को मदद कर सकते हैं, कितना लोगों को छू सकते हैं, वो काडर में आने के बाद एक 1-to-1 जो एक्सपीरियंस होता है जब हुआ। काडर में आने के बाद आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं फीमेल और मेल के बीच जो थोड़ा सा अंतर होता है वो स्कीप कर पाएंगे, या आपने कर दिया है, और कैसे किया आपने ये? विशाल जी, मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि आई एम अ फीमेल ऑफिसर तो मैं कुछ ये अचीव नहीं कर सकती जो मेरे मेल काउंटर पार्ट्स कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज़ ऑल अबाउट आपको जो लगता है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि हम कुछ अचीव कर सकते हैं तो हमारा जो जेंडर है, it should not be a hurdle. But also at the same time I have met a lot of women in many different walks of life जहाँ उन्हें बहुत मुश्किल हुई अपना गोल अचीव करने के लिए। They had to stand up against society, they had to stand up against their own loved ones to just achieve basic amenities जो मे बी अगर वो मेल होते तो वो अचीव कर पाते एक्चुअली। और आईपीएस शेफाली बरवाल, जो आज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम हो चुका है, यानी आपने बहुत सारा अचीवमेंट लिया है। जैसे कि आपने गोधरा में वर्क किया था, दाहोद के अंदर जो आपने वर्क किया था, वहाँ भी काफ़ी सारे डिटेक्शन हुए थे, क्योंकि दाहोद एक ऐसा एरिया है कि जो 2 स्टेट की बॉर्डर पड़ती है, साथ में ही वहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स भी बसते हैं जो हाउस ब्रेकिंग करते हैं, यानी सबसे बड़ा काफिला वहाँ है। तो ये काफिले के बीच में आपने इतना सारा डिटेक्शन किया, कुछ एक हमको आप वाकया बताइए जिसमें आपने जो डिटेक्शन किया हो या कुछ ऐसा बना हो जो आज भी आपके जहन में हो। आई थिंक अगेन भगवान की बहुत दुआ रही कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट में मेरा एएसपी शिप का पीरियड गुजरा। जैसे कि आपने बोला, दाहोद एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एक होता है कि वहाँ का एक बेसिक नेचर ये है कि जो असामाजिक तत्व है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से बाहर जाते हैं, चोरी चकारी करते, वेदर इट इज़ सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेदर इट इज़ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनको पकड़ना एक चैलेंज हो जाता है पुलिस के लिए, बिकॉज हम पर नॉट ओनली गुजरात का प्रेशर रहता है बट ऑल्सो दूसरे स्टेट्स का प्रेशर रहता है कि आप हमें पकड़ कर दीजिए। तो दाहोद पुलिस हैज़ टू बी वेरी एक्टिव एट ऑल टाइम्स। हमारे जो एक इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए एज टू व्हेन दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड इज गोइंग टू कम बैक टू हिज प्लेस, कितने दिन रहने वाला है, कब वापस जाने वाला है, और हम कैसे उस आदमी को पकड़ सकते हैं जब तक वो वहाँ है। तो इसमें नॉट ओनली दिस, क्योंकि दाहोद 2 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो जो एक प्रोहिबिशन है, जो एक दारू का जो एक इजी एक्सेस मिल जाता है तत्वों को, एक हो गया कि विद इन गुजरात अगर आपका देयर इज नो बॉर्डर तो आप वी आर मोर वेल, बहुत ज़्यादा और पॉसिबिलिटी होती है कि हम रोक सके। जब दोनों जगह से दारू आ रहा है तो पुलिस का काम और बढ़ जाता है, उनको और रिलाई करना पड़ता है अपने सोर्सेज में या बातमी से कि कब कहाँ से दारू आने वाला है। तो आई रिमेंबर मुझे एक बातमी आई कि सो एंड सो विलेज से इस समय पर बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट दारू का गुजरने वाला है। तो आई गैदर्ड माई टीम, विद इन 2 आवर्स हम वहाँ पहुँचे, हम वी हिड आवरसेल्व्स, वी डिसाइडेड कि कहाँ से हमें अटैक करना है और कौन सी पोजीशन में हमें रहना है। एंड लकीली वी वर सो लकी, और आई थिंक वी वर प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि 3 कार्स हमने पकड़े दारू के, अराउंड 42 lakhs की हमने मुद्दामाल के साथ पकड़ा है। एंड वो एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट दाहोद के लिए इसलिए है क्योंकि जब इतने एक्सेसिबल होता है, जब इतना एक्सेस होता है डिस्ट्रिक्ट में कहीं से भी दारू आने का,
जब आप इतना बड़ा मुद्दा माल पकड़ते हैं तो इट्स यू फील गुड एंड पुलिस का मोराल भी बढ़ता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं एक्चुअली। और हमेशा हमने देखा है और सुना भी है कि सैफ अली बरवाल जो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ में लेके चलती है, उनको गाइड करते रहते हैं साथ में ही। जिस तरह से आपने ये अचीवमेंट लिया, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोहिबिशन की रेड नॉट ओनली मेल ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर भी अच्छे से प्लान करके कर सकती है। और आपने जो ओवरनाइट ऑपरेशन चलाया वो सही में काबिल तारीफ है और प्रशंसा और शुभकामना के पात्र है। हाँ, वैसे ही जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है 24/7 और रिस्क से भरी हुई होती है कि यहाँ कहीं भी जाओ तो रिस्क रहता है। कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि कहीं यहाँ पे हमारी जान की बनाई है और वहाँ से निकलने में आप अपनी सूझबूझ या कहीं किसी और तरीके से कामयाब रहे हो? आई थिंक एक इंसिडेंट मुझे याद आता है मेरे प्रोबेशन का सुरेंद्र नगर में। एक नाश्ता फरता आरोपी का हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ये इस दिन में रात में हम उसका जो गांव है वहाँ पहुँचने वाला है एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए। ही वॉज उसका बहुत ज़्यादा एक त्रास रहता था लोगों पर क्योंकि वो बहुत एक्सटॉर्शनिस्ट था, तो उस पर हमारे कई दिनों से नज़र थी। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई मैंने मेरी टीम बनाई एंड जितने भी रूट्स हैं टू द विलेज वो सब हमने रेकी पहले से ही कर रखा था। हम वहाँ पहुँचे, ही वॉज टेकन अबैक, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। वो इतना शॉक में हो गया कि पुलिस मेरी ही गांव में आ गई है मुझे दबोचने के लिए। तो जब वी वर वेरी मच प्रिपेयर्ड, हमारे पास पूरी अपनी स्टाफ था, हमारा टीम था, हमारे पूरे इक्विपमेंट्स थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वहाँ से जैसे ही वो लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि ऐसा कुछ पुलिस करने वाली है, इसलिए बड़े बड़े तलवारें लेकर, बड़े बड़े स्वॉर्ड्स लेकर, बड़े बड़े चाकू लेकर जब तक वो पहुंचे, जब तक तो हम आदमी को लेकर जा चुके थे वहां तक। तो वो बिकॉज हमने ऑलरेडी अपना ग्राउंड वर्क कर रखा था, इट वाज सो इजी। अगर हम अपना ग्राउंड वर्क नहीं किए होते तो बिल्कुल जान पर बना सकती थी। सही है, यानी कहीं ना कहीं हमेशा प्रिपेयर रहना या फिर एडवांस प्लान करना ज़रूरी होता है कि जिससे हम अपनी टीम को भी बचा सके और खुद भी बच सके। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप फीमेल ऑफिसर हैं, पुलिस की ड्यूटी 24/7 की होती है, साथ में एक आप माँ भी है, कैसे बैलेंस करती है सब? आई थिंक being a mother has made me more nice person. मुझे ऐसा लगता है जो मदर की जो ड्यूटीज़ होती है फॉर अ वर्किंग मदर, वो तभी हम पूरी कर पाते हैं जब हमें अपना सहयोग हमारे जो काउंटर पार्ट है हमारे हस्बैंड से मिलता है। तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया। बहुत बार होता है कि मुझे कहीं जाना पड़ता है बंदोबस्त के लिए या मुझे कुछ चार्ज दिया जाता है, तो मेरे हस्बैंड जब बिल्कुल बच्चे का ख्याल रखते हैं, मेरी 1.5 डॉटर उनके पास बिल्कुल रहती है, ही टेक्स केयर ऑफ हर। तो वो जो एक बैलेंस है कि सब कुछ सिर्फ एक मदर को नहीं करना है, वो बिल्कुल समझते हैं। तो उसकी वजह से मुझे कभी ये लगा नहीं कि हैव टू चूज बिटवीन माई करियर एंड माई मदरहुड। अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और वो इतना सारा टाइम कैसे निकाल सकते हैं? वो 2017 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उनका राजस्थान काडर है। ही इज़ पोस्टेड एज SP करेंटली। उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस मैं कहती हूँ कि एक बहुत मेजर एस्पेक्ट हो जाता है फॉर एनी पुलिसमैन और पुलिस वुमेन फॉर दैट मैटर। हमारे लिए हमारा वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर या किसी टाइप का सिचुएशन बहुत ही बिना कहे आ जाता है पुलिसिंग में। आई ऑल्सो वुड वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जब मैं बिजी रही या मेरे हस्बैंड बिजी रहे, तो दे रियली हेल्प अस अ लॉट। तो एक जो मैं कहती हूँ कि एक फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है और वो मुझे मिला है। जिस तरह से फैमिली की आप बात करते हो कि फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है, पर कहीं ना कहीं जब कहीं बाहर जाने की बात आती है तो जैसे आपकी ड्यूटी है, कहीं ऐसा कोई काम आ गया जिसकी वजह से काम बाहर जाना कैंसिल हो गया, ऐसा कई बार बना होगा। कुछ ऐसा वाकया याद आता है कि कोई ऐसा कुछ बड़ा घूमने का प्लान बनाया हो और अर्जेंट कोई काम आ गया हो? विशाल जी, ये तो इतने बार हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ ऑफ दिस जॉब। तो उसको लेकर फैमिली में कभी डिस्प्यूट नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज बुरा लगता है, बट आई थिंक मेरे जो इमीडिएट जो फैमिली है वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं
कि अगर आ सकती तो आती, अगर इफ शी वुड हैव बीन देयर और अच्छा लगता उन्हें, बट उन्हें ये भी पता है कि जो फर्स्ट कॉलिंग है, एक बार हम खाकी पहन लेते हैं तो फर्स्ट कॉलिंग टुवर्ड्स खाकी हो जाती है। एक्चुअली मेरा इस सवाल पूछने का आपको रीज़न इसलिए था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में नॉट ओनली ऑफिसर्स, नीचे के जो पुलिस वाले हैं उनके घर में कई बार ऐसे वाक़ये बनते हैं कि ड्यूटी को लेकर उनके घर में झगड़े होते हैं, कई बार घर टूटने तक आ जाती है। तो उन लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे एज ए ऑफिसर, और एक फीमेल ऑफिसर के साथ आपने ये सब जो बर्दाश्त किया, देखा है और समझा है, उनको क्या कहना चाहेगी जिससे उनको पता चले? मैं पर्सनली हमेशा ये मानती हूँ कि फैमिली एंड करियर ये दो हाथ की तरह है एक आदमी के। अगर हम एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे दूसरे से तो वो गलत है। हमें दोनों में बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। यस, हमारा जॉब ऐसा है कि बहुत बार फैमिली हैज़ टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा उन्हें समझना पड़ता है, पर काफ़ी बार ऐसा भी मौके आते हैं जहाँ वी कैन स्टैंड अप व्हेन आवर फैमिली नीड्स अस। तो जब ऐसे मौके आए तो वी शुड बी देयर विद आवर फैमिली। जब हमें अपने फैमिली से हाथ में हाथ मिलाकर उनके साथ, ये जो एक प्रायोरिटी है ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों में बैलेंस बनाकर चले। कभी करियर ऊपर आता है, कभी फैमिली ऊपर आती है, तो वो एक होता है वो हमेशा होना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमेशा एक करियर ही हम लोग देखते जाए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा फैमिली ही देखते जाए। दोनों को इक्वल मेजर में देखना पड़ता है। आप 2016 की बैच के आईपीएस ऑफिसर है और जिस तरह से आपको हमेशा सिखाया जाता है कि हमेशा नेशन फर्स्ट होना चाहिए, तो उसी को लेकर जैसे आज अभी एसटीबी में आप हैं, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि एसटीबी की रचना क्यों की गई और एसटीबी का एक्चुअल रोल क्या है? एसटीबी का फुल फॉर्म है स्टेट ट्रैफिक ब्रांच। बेसिकली सारे कमिश्नरेट्स में उनका खुद का ट्रैफिक का सेटअप है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी उनका खुद का ट्रैफिक का सेटअप है। तो जो स्टेट ट्रैफिक ब्रांच होता है वो इसीलिए बनाया गया कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, जो एक कॉमन टाइप का कुछ भेजना हो सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे कमिश्नरेट्स को, तो वो स्टेट ट्रैफिक ब्रांच से जाता है। जो भी ट्रैफिक इक्विपमेंट्स की खरीदी होती है, जो भी उनको अपना डिमांड होता है कि हमें इतने ट्रैफिक अम्ब्रेलास चाहिए फॉर एग्जांपल, वो सारी चीज़ें वो स्टेट ट्रैफिक ब्रांच को भेजते हैं। हम यहाँ सारा डेटा कंपाइल करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो वो मांग रहे हैं क्या वो हम पूरा कर सकते हैं, उसमें कितना ज़रूरत है, एंड दैट्स हाउ वी प्रोवाइड। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह 48 इंटरसेप्टर कार्ड्स दी हैं उन्हें, उसमें स्पीड गन्स की दिए हैं। तो जितना भी ट्रैफिक मॉडर्नाइजेशन जो इक्विपमेंट्स होता है वो स्टेट ट्रैफिक ब्रांच देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट ट्रैफिक ब्रांच एट द स्टेट लेवल बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाती है, जिसमें हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, बिकॉज सो दैट द डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज द कमिश्नरेट्स नो कि ये कॉमन सेट ऑफ जो करना है वो उनको पता रहता है। ऑल्सो हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं विद डिफरेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड टू ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल रोड सेफ्टी अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो स्टेट ट्रैफिक ब्रांच इज नोडल एजेंसी फॉर ट्रैफिक whenever there is any issue at state level regarding traffic. Right. हाँ, जिस तरह से आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की, अभी जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखने जाओ तो साइबर क्राइम के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट उसको चेज करेगी या उस क्राइम की जो हिडन फेस है उस तक पहुंचेगी? क्योंकि जो बाकी के क्रिमिनल होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि क्रिमिनल हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे होता है, पर जब साइबर क्राइम की बात आती है तो वो इनविजिबल क्रिमिनल पुलिस से कई कदम आगे है। तो उसको चेज करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही है? विशाल जी, जो साइबर क्राइम है वो लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न बीइंग दैट हम सबका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हम सबका एक ऑनलाइन जो बैंकिंग कह सकते हैं, ऑनलाइन जो एक ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं, वो हमारा भी बड़ा है। तो इन पास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो पुलिस की जो ट्रेनिंग है टुवर्ड्स साइबर क्राइम, उस पर हमने बहुत ध्यान दिया है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स पर बहुत ध्यान दिया है। ये जो हैकर्स होते हैं और द साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, ये पर्टिकुलर उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ये हमारे जो भी हम इनको एक टाइप का जो कुछ भी उनको बोलेंगे वो ये लोग सुन लेंगे।
तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लोगों में खुद एक जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर जगह पुलिस कम्स, साइबर क्राइम में क्या होता हो जाता है, उसके बाद लोग आते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए कि वो साइबर क्राइम का शिकार ही ना बने, उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सही बात है। खास करके कई बार ऐसा होता है कि लोग शिकार बनते हैं, उसके पीछे की वजह ये भी होती है कि कई मिसगाइड होते हैं। जैसे कि कई बार वीडियो ऐसे आते हैं, ऑडियो आते हैं, फोटोज़ आते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो लोगों को मिसगाइड करते हैं या फिर पूरे सोशल में, समाज में एक माहौल खड़ा करते हैं गलत। तो उसको लेके पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे कि इस तरह से जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, कैसे वेरीफाई किया जाए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? मेरी पब्लिक से यही अपील है कि कोई भी मैसेज जो वायरल होता है, जो आपके व्हाट्सएप पर आता है दूसरे ग्रुप से, वो सच नहीं होता। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास अगर 10 मैसेजेस आए तो 10 के 10 सच हों, ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने खुद के सोर्सेज से, आपके पास न्यूज़पेपर का माध्यम है, आपके पास सोशल मीडिया का माध्यम है, आपके पास न्यूज़ चैनल्स का माध्यम है, आपके पास आपके ऑफिसर्स के नंबर्स रहते हैं। इन दिनों ऑफिसर्स बहुत एक्सेसिबल हैं, सब आपका फ़ोन उठाते हैं आपको जब ज़रूरत पड़ती है। आप तो सिर्फ एक सोर्स पर आप भरोसा मत कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। कुछ आया है आपके पास तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास इस ग्रुप से आया है या इस पर्सन ने जिसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इन्होंने मुझे भेजा है तो ये सच ही होगा। ज़रूरी नहीं है, उनको भी कहीं से फॉरवर्ड आया है। तो ये जो फॉरवर्ड का जो ये सिस्टम है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बेस तक जाए, इसको विश्वास करने से पहले। सही है। 2016 से लेके 2023 तक का जो आपका टाइम है, आपने काफ़ी सारा सीखा होगा, काफ़ी सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया होगा, पर छोटे से बड़े हुए, डिपार्टमेंट में आए, इनके दरमियान आपके मेंटर कौन रहे हैं? जो एक मेरी रोल मॉडल जो रही है वो मेरी मदर रही हैं। आई हैव सीन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैंने उनको हमेशा देखा है कि मदर होना उनको कभी रोका नहीं उनके ड्रीम्स अचीव करने के लिए। तो व्हेन यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अराउंड यू, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल देखा है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हुआ है। व्हेन इट कम्स टू पुलिसिंग, तो मेरे फादर मेरे बिल्कुल मेंटर रहे हैं उसमें। वो बिल्कुल एक रोल मॉडल रहे हैं। जब आप किसी को देखते हैं हर रोज़ खाकी पहनकर जाकर अपना काम करना, और लोग मतलब कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाता है दैट योर फादर इज़ डूइंग गुड जॉब, तो यू फील वेरी प्राउड। तो माय पेरेंट्स। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जैसे कई लोग हैं जो या तो अपने पापा को देख के, या तो पड़ोसी को देख के, या फिर दोस्त के पापा को देख के इम्प्रेस होते हैं, या तो फिर वो ऐसा बनना चाहते हैं। और कई ऐसे नए युवा धन में लोग हैं जो जिनको ये यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में आना है, जुड़ना है, सिविल सर्विस क्रैक करके उनको कुछ बनना है। तो आप जबकि आप 2016 की बैच के एक सफल IPS ऑफिसर हो, उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले और एक नई राह मिले? जो अपना इंडियन पुलिस सर्विस है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को डे टू डे बेसिस में मदद करने के लिए। अगर कभी एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है या एक पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोचिए कि इतने बार हम ऐसा हेल्प कर सकते हैं जो शायद कोई और सर्विस ऐसा प्लेटफॉर्म ना दे पाए। एट द सेम टाइम पुलिस में आने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ उतनी सिंपल नहीं है। हमारा कॉलिंग 24/7 रहता है, तो वो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम रेडी हैं इस काइंड ऑफ लाइफ के लिए। हम रेडी हैं कि हम अपना एक आत्मसमर्पण कर दें टुवर्ड्स पीपल्स नीड्स। तो बिल्कुल मैं तो यही चाहती हूँ कि आज का यूथ आए, पढ़े, मेहनत करे और पुलिस सर्विस ज्वाइन करे। बहुत बहुत ધન્યવાદ। તો આ હતા STBના SP સેફાલી બરવાલ કે જેમણે આપણને ખૂબ જ સારી સલાહ આપી કે લોકોની સેવા કરવા માટેનું જો સૌથી સારું માધ્યમ હોય તો એ સિવિલ સર્વિસ છે। યુનિફોર્મ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવો તો ચોક્કસથી સપના સાથે આવજો અને દેશની સેવા કરવા માટે આવજો। તો ચોક્કસથી આ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ઘણા બધા એવા ઓપ્શન છે કે જેમાં તમે લોકોની સેવા કરી શકશો અને એમના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એને નિવારી શકશો। એક મહિલા હોવા છતાં પણ તેમણે એક પુરુષની જેમ અડગ અને નીડર બનીને હંમેશા કામ કર્યું છે, મોટા મોટા ડિટેક્શનો કર્યા છે અને સરકારની પ્રશંસા પણ મેળવી છે। આવા જ વધુ અધિકારીઓ સાથે આપણે ફરી એકવાર હાજર થઈશું। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।